नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और आज 5 के पंच की पहली खबर दिल को झकझोर देने वाली महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया है। दूसरी खबर प्रयागराज से है, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 5 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी बड़ी और अहम खबर होगी कवर्धा जिले से, जहां के एसपी को पदोन्नति नहीं मिलने पर दर्द छलका है। वहीं 5 के पंच की पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पुलिस ने यहां से 46 किलो चांदी की तस्करी को रोकने के लिए चांदी को बरामद किया है और तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो 5 के पंच की ये 5 बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर महाराष्ट्र की है, इसके अलावा प्रयागराज की खबर है। तो चलिए 5 के पंच में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से निकल कर आई है, जिसने सभी को झकझोर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत के बड़े नामों में से एक अजीत पवार का आज जो है प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया है। दरअसल ये खबर महाराष्ट्र के बारामती से निकलकर सामने आई, जहां पर अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में आज सुबह एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के बड़े नेता अजीत दादा पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह तकनीकी खराबी थी या क्रैश लैंडिंग में कोई चूक है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जनता के बीच जुड़े नेता थे, जिनका प्रशासनिक समझ और गरीब पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने का जुनून काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत दुखद और चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं कल उनका अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के सियासत के बड़े चेहरे लगातार पिछले 35 सालों से विधायकी का चुनाव जीतना, सांसद का चुनाव जीतना और सियासत में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना, ये वो बड़े चेहरे थे अजीत पवार, जिनके बिना महाराष्ट्र में सरकारें बनती और बिगड़ती थी। वो अजीत पवार आज अचानक से दुनिया को अलविदा कह गए। जब उनका जहाज जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में उनकी जान चली गई। दर्दनाक इस कदर रहा यह हादसा कि उनकी घड़ी और कपड़ों से उनकी पहचान हुई। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अमजद खान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कितना दुखद रहने वाला है ये पवार परिवार के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए। बारामती ने अपना एक ऐसा लाडला खोया है, जिसके वक्त में सरकारें उनके इशारों पर बनती और बिगड़ती थी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र ने अपना एक लाल खो दिया है, क्योंकि अजीत पवार जो थे वो किसानों के नेता थे, वो शुगर फैक्ट्री के मिल मजदूरों के नेता थे। तकरीबन 6 मरतबा जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना और लगातार सरकार के अंदर बने रहते हुए उन्होंने काम किया लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं वो बारामती जो है पूरा उनका परिवार है। बारामती में वो जहाँ रहते हैं, आसपास का जो इलाका है वो एकदम परिवार जैसा है, क्योंकि शरद पवार की राजनीति जो है जब से शुरू हुई है बारामती से, क्या अधिकारी अगर किसी को कहा जाता था तो अजीत पवार को ही कहा जाता था। अजीत पवार जब पवार की तरह राजनीति करते थे, लोगों से जुड़े रहना, लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्या। देखिए, मैं तो खुद अजीत पवार से बहुत टाइम मिला हूँ, मैंने खुद देखा हूँ। एक दो मतलब तो डेलीगेशन जब आता था तो सुबह में आप ये सोच सकते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को वो सुबह 6-7 बजे जो है अपने घर पे बुलाते, कोई डेलीगेशन आता है उनके साथ चर्चा करने के लिए। तो उस टाइम में मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है सुबह 7 बजे उनके घर पे रहता है। अजीत पवार 7 बजे उठ के वो डेलीगेशन से मिलते हैं, उन लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। और प्रशासनिक पकड़ जो थी अजीत पवार की वो काफी ज्यादा मजबूत थी। और कहीं ना कहीं बड़ी दुखद खबर है ये, वाकई में खाली अमरावती के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बुरी खबर है, क्योंकि देश ने एक अच्छा नेता जो है वो खो दिया है।
हमने देखा जिस तरीके से सुप्रिया सुले जो है पार्लियामेंट सेशन जो है वो शुरू हो चुका था, वो वहां से निकली, अब जो है वो बारामती पहुंच गए। बारामती पहुंचने के बाद उनके आंसू नहीं थम रहे थे। बिल्कुल कहीं ना सर, कहीं ये वो जो अपने घटना है घर वाले बिल्कुल आंसू नहीं थम रहे थे, वहां के उनके जो प्रशंसक है वो भी रोते बिलखते नजर आए। लेकिन सवाल ये है, अब क्या भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? अजीत पवार परिवार जो है उसमें आप कैसे देखते हैं कि अब ये जो लेगेसी है वो कौन संभालता हुआ नजर आएगा? सुप्रिया सुले हैं, अभी शरद पवार हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? या उनकी जो पत्नी है वो अजीत पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अजीत पवार की पत्नी जो है पहली मरतबा जो है वो चुनाव लड़ी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसके पहले वो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अगर बात कर ले उनके बेटे पार्थिव पवार है, रोहित पवार है। रोहित पवार भी अजीत पवार के वंश से आते हैं। सुप्रिया सुले है, शरद पवार है। ये तमाम लोग जो है, देखिए परिवार जो शरद पवार का परिवार है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा है। उनके परिवार से अभी सुप्रिया सुले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रोहित पवार भी अगर बात कर ले तो शरद पवार के साथी है, वो एमएलए है। तो मतलब उनकी जो कमी है, उनकी जो अब कमी है, अगर अजीत पवार की कमी बताई जाए तो कमी जो है वो तो दूर नहीं हो सकती। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर उस राजनीति हल्कों से हमको जो उसके अजीत पवार के जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हुए दिखे और वो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो अपनी शुरू करे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन परिवार अगर पवार की बात करें तो परिवार में बहुत ज्यादा दुख और गम की लहर है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लेगेसी है जो महाराष्ट्र की राजनीति में से, देखिए तो ये अजीत पवार की एक खास बात और थी कि वो हर तबका, देखिए सरकार किसी की भी हो, वो चाहे वो मराठा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, वो बैठते थे, लोगों की बातें सुनते थे। एक सीढ़ी थी सरकार की बात, जनता के लिए एक सीढ़ी थी जो सरकार तक का बात पहुंचाती थी। उनके अंदर लोगों का दरबार लगता था, लोग अपनी समस्या लेके जाते थे और वो सरकार के अंदर बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हुए तमाम लोग जो है उनका डिपार्टमेंट हो नहीं हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसी और के पास का, ट्रांसपोर्ट का मसला मेरे साथ कुछ लोग गए थे ट्रांसपोर्ट का, जब मैंने मसला देखा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कोई और है लेकिन अजीत पवार जाके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं, कहीं लगता है तो उनको सीएम से भी बात करते हैं। तो एक सीढ़ी थी, जनता की एक सीढ़ी थी, वो सीढ़ी जो है वो हटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बोलते हैं सरकार के बीच की सीढ़ी होती है जो सरकार तक पहुंचती है, तो ये जनता से जुड़ी हुई एक सीढ़ी थी जो अजीत पवार के रूप में थी, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। तो जनता भी कहीं ना कहीं बहुत आहत है क्योंकि उस तरीके की सीढ़ी जो है बहुत सदियों के बाद मिलती है। बिल्कुल सदियों के बाद दिखता है। लेकिन सर एक अहम सवाल आ गया है मेरे मन में, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अब जो है इसको लेकर के कई मांगे हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उनके इस जांच वाले बयान पर अखिलेश यादव भी सहमति जताते दिख रहे हैं। अब देखिए जांच के अंदर बता दूं कि फॉरेंसिक टीम जो थी वो वहां पर पहुंच गई, ब्लैक बॉक्स जो था उसको रिकवर कर लिया गया है। क्या उसके अंदर क्या लास्ट मोमेंट पे बात की है पायलट की और ग्राउंड स्टाफ की, वो तमाम चीजें उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन एक बात बता दें, जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, इसके पहले हमने देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री किस तरीके से प्लेन हादसे के अंदर उनका जो है निधन हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार की बात कर ले, अजीत पवार को भी एक प्लेन हादसे के अंदर उनका निधन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चूक तो है, चूक कहाँ है वो बिल्कुल चूक हुई है और उसके जांच के नतीजों के लिए तमाम देशवासी जो है अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई और कैसे इतनी बड़ी चूक हुई कि एक महाराष्ट्र ने अपना एक बेटा खो दिया। बहुत शुक्रिया अमजद खान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो अब सारी नजरें जो है वो जांच रिपोर्ट पर ही रहने वाली हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था। तो महाराष्ट्र के बारामती की खबर के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर प्रयागराज से है, जहां पर अब तक धरने पर बैठे अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपना धरना समाप्त कर दिया है और अब जो है वो प्रयागराज से बनारस की ओर बढ़ चुके हैं, काशी के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा, आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा हो रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है, श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। बता दें कि माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा।
अभी 2 स्नान बचे हैं, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि यानी विवाद के कारण शंकराचार्य ने माघ मेला 18 दिन पहले ही छोड़ दिया। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ, फिर वे बिना स्नान किए लौट गए। इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया था। अब वे बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद का जो मामला था प्रयागराज में, वो धरने पर बैठे थे और अब इस पूरे मामले में उन्होंने धरना अपना समाप्त कर दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना खत्म कर दिया है, अब वहां की स्थिति क्या है और लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं अब जब वो वहां से विदा ले चुके हैं? देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य जी ने बिना स्नान करे वहां से विदाई ले ली है और उन्होंने कहा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे स्नान किए बिना मां गंगा में जाने को होगा, और इस तरह से वो काफी भावुक थे और उन्होंने आगे के 2 स्नान करने से भी मना कर दिया और वो यहाँ से रुखसत हो गए। शंकराचार्य को लेकर जहाँ 2 फड़ों में लोग हैं, जहाँ एक उनके समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे, और कल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर शंकराचार्य के समर्थन में भी प्रदर्शन किया था प्रयागराज में। तो ऐसे में आज उन्होंने विदाई ली है और फिलहाल जो उनका फैसला था कि अगली बार भी वो मेले में अगर आएंगे तो शिविर के बाहर ही रहेंगे, शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे, और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो बनारस जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं। वहां पर क्या वो कार्यक्रम में कुछ हिस्सा लेंगे या वहां वो दर्शन करेंगे? क्या प्लान है उनका आगे का? देखिए, वो यहाँ से वो वाराणसी के लिए गए हैं और वहाँ पर वो दर्शन भी करेंगे और साथ ही दर्शन के बाद वो गौ रक्षा की बात करेंगे और साथ ही जो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, उस अभियान को लेकर वे आगे भी रहेंगे और वे दिल्ली भी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए 5 के पंच में खबरों में आगे बढ़ेंगे और तीसरी खबर का रुख करेंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के कई जो है वो जिलों से निकलकर सामने आई जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और इससे पहले भी ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार 4 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट के ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन जो है पूरी अलर्ट मोड पर है। राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी और जगदलपुर के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं सूचना के बाद कोर्ट में सुरक्षा एजेंसियां द्वारा बम निरोधक दस्ते की मदद से जांच अभियान चला रही हैं। न्यायालय परिसर में हर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रायपुर, बिलासपुर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो लगातार बम की धमकियां जो है वो मिल रही हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर धमकियां जो है वो अफवाहें होती हैं, फेक होती हैं, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हैं। जैसे ही जानकारी मिली तुरंत बम स्क्वाड की टीम जो है मौके पर पहुंची और दस्ते ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोर्ट रूम के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और इसके बाद से एहतियातन तौर पर बम स्क्वाड की टीम ने एक एक जगह की जांच की। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, जहां पर न्यायालय परिसर को खाली कराया गया और यहां पर बम निरोधक दस्ते ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जीवानंद हल्दर फोनलाइन पर मौजूद हैं। जीवानंद, लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ पड़ताल हुई है? पुलिस का क्या कहना है? क्या ये भी फेक है? पुलिस कहां तक जांच पहुंची अभी तक? जी निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से अभी बस्तर, जिस पर अशांत बस्तर है वो नक्सली मुक्त होने जा रहा है, वही आज एक आगंतुक, यानी ये जो कोर्ट में एक आगंतुक एक मेल आने से एक उस समय हड़कंप मची है कि मेल में लिखा गया है कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके मेल आने के तत्काल बाद वहां के जो कर्मचारी है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस और बीडीएस टीम तत्काल मौके में पहुंचकर जो वहां के कर्मचारी है उनको बाहर निकाला है और सभी मेन गेट को बंद कर दिया गया। और अब तक के जो जांच की गई, जांच में किसी प्रकार का कोई बम नहीं मिला है, ना किसी प्रकार की कोई सुराग मिला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए किसने ये धमकी भरी मेल किया है, ये जांच का विषय है। क्या ये शरारती तत्व का काम है?
जांच कर रही है और इस मेल के आगे क्या निकल के आती है आने वाले समय पता चल सकेगा। जी बिल्कुल जीवानंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी जीवानंद आप तक ये बातें पहुंचा रहे थे जगदलपुर से, जहां पर जिला कोर्ट में बम से धमकी दी गई थी उड़ाने के लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन को अब तक कोई पुख्ता इसमें सबूत नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये संभवतः ये फेक हो सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर कवर्धा जिले से है, जहां पर पुलिस विभाग में पदोन्नति का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल कवर्धा जिले में ये पूरा मामला पदोन्नति को लेकर है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस 2012 बैच के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने साथ हुए कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। पत्र में अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर पदोन्नति से वंचित किया गया। पत्र के अनुसार अधिकारी वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक है। पुलिस मुख्यालय से समय समय पर जारी 4 बार के पदोन्नति सूचियों में उनके नाम जो है नहीं है, जानबूझकर पदोन्नति से उन्हें वंचित किया गया। पत्र के अनुसार अधिकारी वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक है। पुलिस मुख्यालय से समय समय पर जारी 4 बार के पदोन्नति में उनका नाम नहीं है, सूचियों में उनके नाम पर विचार किया गया लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दिया गया। इसका कारण बताया गया कि उनके विरुद्ध लोकायुक्त संगठन भोपाल में जांच लंबित है। पुलिस अधीक्षक छवई ने पीड़ा बयां करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों पर उनसे कहीं अधिक गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है और जिन मामलों में न्यायालय से अंतिम रिपोर्ट तक नहीं आई, उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया गया है। भारत सरकार के जो पदोन्नति नियम हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को वो या तो वो निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच हो या न्यायालय में कोई अभियोग पत्र दाखिल किया गया हो। उक्त क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, फिर भी मेरे 3 प्रमोशन रोके गए हैं। इसी कारण से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डीजी साहब को, मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखा है और अपनी व्यथा को निवेदन के स्वरूप में उनसे किया है। मुझे आशा है कि वो मेरे पत्र पर गौर करेंगे और मेरा भी पात्रता अनुसार प्रमोशन करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजय, आईएएस आईपीएस लेवल के ऐसे मामले अमूमन तो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई, इतना कहां उनको आघात पहुंच गया कि उन्होंने इस पूरे मामले में पत्र लिख दिया, मीडिया में ये पूरी चीजें आ गई? क्या अब तक क्या अपडेट है और सरकार अपने स्तर पर इस मामले को कैसे देख रही है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरह से एक आईपीएस को इस तरह से अगर अपना दर्द इस तरह से बयां करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अभी देखिए कि हाल ही में अभी आईपीएस कुछ की जो पदोन्नति हुई थी उसको लेकर के कवर्धा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का एक तरह से पीड़ा है और उन्होंने कहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ ये जो पदोन्नति हुई है उस पर वो आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। हालांकि अभी तक के इस मामले पर क्या जांच हुई है और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी इस बात का पता चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद ये मामला और गंभीर हो सकता है। बहुत शुक्रिया संजय यादव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो कबीरधाम एसपी ने सीएम को पत्र लिखा है और पदोन्नति से वंचित अफसर का यहां पर दर्द छलकता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि शासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर इंदौर से है, जहां पर चांदी तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है और करीब 46 किलो चांदी को बरामद किया गया है। ये पूरा मामला अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 46 किलो चांदी की सिल्लियां जब्त की हैं, जिनकी बाजार की कीमत करीब 1,70,00,000 रुपए बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात ये रही कि इतनी भारी मात्रा में चांदी स्कूटर पर रखकर ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर अन्नपूर्णा
थाना पुलिस मौके पर चेकिंग शुरू की और सौरभ और पंकज को पकड़ा है और एक्टिवा की डिक्की से 46 किलो की चांदी बरामद की गई है। डीसीपी आनंद कलादगी और पंकज डीएसपी आनंद कलादगी ने बताया कि दोनों आरोपी सराफा बाजार में इसे बेचने के लिए जा रहे थे। दोनों के पास चांदी के बिल और उन अन्य दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ने चांदी जब्त कर जीएसटी और आयकर विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी साझा कर दी है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, 46 किलो चांदी बरामद की गई है। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र के उस समय बीट में ड्यूटी करते हुए दो आरक्षक लोग दो लोगों को देखते वहां पे स्कूटी में ये लोग चल रहे थे। उसके बाद थोड़ा संशयास्पद लगने के बाद बीट की कर्मचारी लोग वहां पे पहुंचने के बाद उनकी स्कूटी चेक करते तो लगभग स्कूटी में टोटल 46.2 kg की वहां पे चांदी निकलते सिल्वर की बार्स थे। उसके बाद उनको चेक किया गया तो उसमें टोटल उसका 1.5 करोड़ की आसपास की मूल्य का 46.2 kg की सिल्वर निकला। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश, 46 किलो चांदी बरामद होना ये बहुत हैरान करने वाली खबर है। अचानक ये अवैध कारोबार बढ़ कैसे गया? और देखिए कि स्कूटर पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। क्या कुछ जानकारी है इस खबर से? देखिए, जब से चांदी के भाव बढ़े हैं उसके बाद से लगातार चांदी की जो अवैध तस्करी है उसको लेकर भी कई तरीके की पुलिस को जानकारियां मिल रही थी। रूटीन में चेकिंग इंदौर में चल रही थी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना भी मिली थी कि 2 पहिया वाहन में जो है चांदी लेके इंदौर में बेचने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए 2 युवक आएंगे इंदौर में। तो उसी को लेकर जो अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र है वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सारे एरिया में जो है गाड़ियों की सर्च शुरू की थी। इसी दौरान एक एक्टिवा पे 2 युवक पुलिस को नजर आए, जिसमें एक सौरभ और पंकज है। ये दोनों जो युवक हैं ये अपनी एक्टिवा गाड़ी से जा रहे थे, पर इनका जो हाव भाव था वो पुलिस को संदिग्ध लगा। तो पुलिस कर्मियों ने इन्हें अगले पॉइंट पे रोका और अगले पॉइंट पे रोकने के बाद में जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 46.2 किलो चांदी, मतलब 46 किलो 200 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। जब इनसे इस पूरी बारे में पुलिस ने पूछताछ की और इनसे कहा कि चांदी कहाँ से ला रहे हैं, तो ये कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इनका कहना था कि हमारी परिवार की चांदी है, फिर बताने लगे कि हमारे सेठ की चांदी। तो अपनी बातें बदल रहे थे लगातार। और दोनों युवकों को पुलिस उस समय अलग अलग बात कर रही थी, दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही थी। इसमें इनके दोनों के बयान जो है बदले हुए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इनसे चांदी के जो दस्तावेज या उसके बिल मांगे तो ये बिल नहीं दिखा पाए। इसके बाद में पुलिस ने जो है इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेने के बाद में जीएसटी और इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है आईटी के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। और उसके बाद में आईटी के अधिकारी, जीएसटी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी फिलहाल इन युवकों से पूछताछ कर रहे हैं कि चांदी कहाँ से लाए, क्या चोरी की चांदी थी या फिर क्या ये पुरानी चांदी थी या फिर क्या ये तस्करी की चांदी थी, ये बेचने के लिए जा रहे थे या कहीं तस्करी का माल एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने लगाने जा रहे थे। तो इन सारे बिंदुओं पे पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन महेश, क्या ये माना जाए कि चांदी के भाव बढ़े हैं इसीलिए अब तस्करी भी बढ़ गई है चांदी की? देखिए, आमतौर पर यही होता है कि जिस चीज के भाव ज्यादा होते हैं और उसके पहले से या तो खरीदो या किसी दूसरे क्षेत्र में जहां उसके भाव कम होते हैं वहीं से किसी भी चीज की तस्करी होती है। जिस तरीके से हम सोने की बात करते हैं, जो गल्फ कंट्री से इंडिया में आता है, तो गल्फ में सोने के भाव सस्ते हैं, यहाँ पे ज्यादा महंगे हैं, तो इसलिए तस्करी होती है। तो बिल्कुल, यदि इसमें तस्करी है, ये चोरी का माल नहीं है और तस्करी कर एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर ये चांदी के बढ़े हुए भाव के चलते ही हो रहा है। दूसरा, जो चांदी के भाव आज हम अखबार में या हम जो मार्केट में देखते हैं कि आज चांदी इतने लाख रुपए इतने की होगी, इतने, क्योंकि ये चांदी का जो है ये पेपर वैल्यू है। जो सराफे में या जो मार्केट में आज जो हाजिर की चांदी, इसको फिजिकल चांदी बोली जाइए, उसका रेट जो बाजार। बिल्कुल, चांदी के भाव बढ़ रहे हैं तो तस्करी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया महेश मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आप तक इंदौर से पहुंचा रहे थे, जहां पर लगातार तस्करी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।